Hello students, today we will discuss अब जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके जो कुछ एप्लीकेशन थे वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सो टुडे वी विल रिमेनिंग एप्लीकेशन डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। यानी जो भी एप्लीकेशन इसके पहले थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप इनको पहले देखिए कि जो एप्लीकेशन ये गॉसेस थ्योरम के बचे हुए थे जो हमारे, वो आज हम बता रहे हैं। अभी जो हमारे बचे हुए थे एक दो, तो वो हम आज कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये हमारा आज का जो है टॉपिक होगा। और इसमें जो है हमको फाइंड करना होगा कि अगर कोई इनफाइनाइट चार्ज शीट है, कोई भी प्लेन शीट है और इनफाइनाइट चार्ज है उस पर, और वो काफ़ी लंबी, यानी जो है अनंत, काफ़ी लंबा इनफाइनाइट उसका एक्सटेंशन है, तो इस केस में दिक्कत हमारे पास क्या होती है कि हम जो भी चार्ज होता है ना, क्योंकि चार्ज की जो बात की जा रही है वो इनफाइनाइट चार्ज है, तो इनफाइनाइट चार्ज है तो इसका मतलब हो जाता है कि हम चार्ज को तो ले नहीं सकते, क्योंकि चार्ज का ही कोई एंड ही नहीं है, कहाँ तक की चार्ज को लें। तो इस केस में चार्ज को हटाना पड़ता है। चार्ज की जगह पे कुछ ऐसा कंपोनेंट लेके आना होता है जो नो चेंजिंग हो, यानी वो पूरी प्लेट के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्लेट है वो एक, इसमें एरिया होगा, मतलब इसमें कुछ एरिया होगा, कुछ ऐसी प्लेट है, तो ये एरिया वाली प्लेट है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर हमको एरिया जो इसका चार्ज डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना पड़ता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसके पहले वाले में जब हमने इनफाइनाइट एक वायर लिया था, इनफाइनाइट वायर, चार्ज वायर जो था, लाइन था, जो एक लाइन चार्ज थी, तो उसमें हमने एक जो लिया था वो लिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको याद होगा, हमने, अगर जो आपने देखा होगा हमारा लास्ट वीडियो, तो उसमें हमने बताया है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है वो एक लाइन के लिए होता है, एक वायर के लिए होता है, जिसमें जो है करंट कह सकते हो, जिसमें चार्ज है, एक लाइन होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए उसकी। तो जब लेंथ है आपकी, यानी लाइन है जिसमें लेंथ है, तो वहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, वो उसको हम लोगों ने लैम्डा से डिनोट किया था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका सरफेस है कुछ, ये सरफेस है, कोई एक प्लेट है उसका एक सरफेस है भाई, ये सरफेस है, तो ये सरफेस है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसकी कुछ प्लेन है तो सरफेस है, तो यहाँ पे एरिया होगा इसका। इस वजह से हमने कौन सी डेंसिटी ली, सरफेस चार्ज डेंसिटी ली। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमको क्या करना होता है कि जो भी हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो उसके लिए हमने देखा है कि लेट अस कंसीडर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी यहाँ पे जो भी चार्ज डेंसिटी है वो इसका सिग्मा लिया हमने, सिग्मा ये क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। अब सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है तो वो कांस्टेंट है, पूरी इस प्लेट के लिए वो कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उसमें बताया गया था कि पर यूनिट कितना चार्ज है, कितना चार्ज है पर यूनिट, उसी को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट चार्ज कहाँ पे, एरिया में, यानी ये कह सकते हो पर यूनिट एरिया में चार्ज, सॉरी पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमने यहाँ पे लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि इस पूरी प्लेट के लिए क्या कांस्टेंट रहने वाली है। ऑन द शीट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट पी विच इज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फ्रॉम द शीट। यहाँ से कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये शीट जो है हमारी ऐसे रखी हुई थी, बिल्कुल ठीक है, ये शीट जो है ऐसे रखी हुई है। यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट इसको हमने कंसिडर कर लिया, सपोज ये पी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, पी, और इधर एक पॉइंट मान लिया पी डैश। तो अब यहाँ पे पी डैश, अब देखो इसकी जो सरफेस, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर, इधर है डीएस, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर है, इधर डीएस, ये इधर डीएस, ये इधर डीएस, दो हमने देख लिया कि दो यहाँ पे। अब बात आ रही है कि जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इधर और यहाँ पर इधर। अब बात आ रही है इसका एक सरफेस और है, ये सरफेस इसकी, ये भी तो है, ये भी तो इसकी सरफेस हुई, ये वाली भी तो सरफेस हुई, एक ये वाली, एक ये वाली, तो एक ये वाली भी तो सरफेस हुई, तो ये भी इसकी, इस वाले सरफेस को हम लोग लिख लेते हैं S1, इस वाले को लिख लेते हैं S2, और जो ये सरफेस है इसको लिख लेते हैं S3। तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो ऊपर की तरफ मान लेते हैं,
ये ds है। और मतलब ये जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाली है, जो भी ये प्लेन है इधर इधर इसके परपेंडिकुलर होने वाली। तो चलो ठीक, यहाँ पे आते हैं। तो हमने ये जो ये वैल्यू देखी है वो S1 S2 S3 ये 3 सरफेस हमको दिखाई पड़े। तो जब 3 सरफेस हमको दिखाई पड़े तो 3 सरफेस की जो वैल्यू होने वाली है यहाँ पर किस चीज़ की, फाई की, यानी फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होने वाली है उसके लिए हमको क्या करना। ये देखो ये जो हमने ये लिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो P थी वो डिस्टेंस यहाँ से R थी, जो भी था ये डिस्टेंस R थी। लेकिन एक चीज़ और कि ये पहले हमको, ये तो हमने फिगर ड्रॉ किया है पहले से, लेकिन ये हमको पहले से नहीं पता था कि हमको यहाँ पे एक क्या लेना पड़ेगा, सिलेंडर लेना पड़ेगा। लेकिन गॉसियन सरफेस हमने कहा एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनानी, यहाँ पे हमको स्फीयर बनाने में दिक्कत होगी। स्फीयर इसका सिमेट्रिक नहीं माना जा सकता है, क्यूब भी नहीं माना जा सकता है। अब यहाँ पे हमको ये लगा कि सिलेंडर ही ज़्यादा बेटर होगा, तो इस वजह से हमने सिलेंडर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब बात आ जाती है कि इन ऑर्डर टू अप्लाई गॉसियस थ्योरम लेट अस ड्रॉ एक सिलेंडर। ये भी हमने लिख दिया, सरफेस विच इज होल द सरफेस ऑफ द सिलेंडर आर पैरेलल टू द शीट एंड पासिंग थ्रू P एंड P डैश। यानी ऐसा कुछ बना लिया कि ये जो सिलेंडर है वो P और P डैश से पास हो रहा है। यानी एक ये तुम्हारी क्या रखी हुई है, ऐसे बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, ये जो है परपेंडिकुलर मान सकते हो, क्या रखी हुई है, एक प्लेट। ठीक, ये प्लेट इनफाइनाइट चार्ज इस पे, और ये बीच से क्या निकल गया, इसके सिलेंडर, ऐसा कुछ माना। अब 3 सरफेस हो गई, तो 3 सरफेस हो गई, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तीनों सरफेस के लिए हम फाई, तो यहाँ पे लिख सकते हो तीनों सरफेस के लिए हम क्या निकालें, तीनों सरफेस के लिए हम लोग जो है लेट ना लिखो, सीधा सा लिख लेते हैं कि फाई 1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई आल सर्फेस, या लिखते हो S1 S2 या S3 जो भी सरफेस है उनके लिए। तो फाई 1 हम पहले निकाल लेते हैं। फाई 1 क्या निकलेगा, तो फाई 1 हमारा यहाँ पर S1 के लिए निकालते हैं। तो फाई 1 क्या होगा, होल इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल बोल दीजिए E डॉट ds। तो इसके लिए आपको पता है E ds cos थीटा, E ds cos थीटा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जब E ds cos थीटा पता है तो ये क्या हो जाएगा, E बाहर ds, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ES, क्योंकि ds का मतलब टोटल सरफेस, S का मतलब टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस हो गया इसका। ठीक, अब सेम दूसरे केस में आओ, अगर आप आओ तो फाई 2 बराबर, तो फाई 2 बराबर देखो क्या हो जाएगा, फाई 2 बराबर हो जाएगा आपका वही फिर से E ds बराबर E, क्योंकि फाई 2 भी इधर ये था S2 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका वही फिर से E ds, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू सेम डायरेक्शन तो 0, तो ये भी क्या आ जाएगा ES। अब जब फाई 3 निकालेंगे तो फाई 3 क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ds की होगी, और यहाँ पर जो है E इधर ही रहेगा आपका, तो एंगल 90 का, तो फाई 3 कितना हो जाएगा 0, फाई 3 कितना हो जाएगा 0। अब फाई 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, फाई 1 फाई 2 हमने फाइंड कर लिया। तो टोटल जो यहाँ पे फ्लक्स होगा पासिंग थ्रू सिलेंडर, जो आपने सिलेंडर यहाँ पे लिया है इससे पास होने वाला टोटल जो हमारा यहाँ पर क्या होगा, टोटल यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल लिख लेते हैं भैया, टोटल सरफेस, हाँ ठीक, टोटल सरफेस जो है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई 1 फाई 2 फाई 3। तो ये ऐड करने पे ES और ES, क्योंकि सेम सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2ES, ये हो जाएगा 2ES। अब 2ES जब हो जाएगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर फाई जो है वो गॉसियस थ्योरम था, गॉसियस थ्योरम, क्योंकि आपको गॉसियस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। नहीं, अभी हमको क्या पता कि हमने जो है वो यूज किया है गॉसियस थ्योरम, कहीं तो नहीं लगाई। अब गॉसियस थ्योरम हम लगाना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करें, फ्रॉम गॉसियस थ्योरम फाई की जगह क्या लिख दे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और T 2ES। इतना लिखने के बाद आप ये वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा यहाँ पे वो आ गया क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2ES। अच्छा, ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो है आपको यहाँ Q नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि Q जो था वो चार्ज था, और ये इनफाइनाइट प्लेन एक है, और इनफाइनाइट प्लेन के लिए Q जो है चेंजिंग होगा, मतलब ये बदल रहा होगा Q,
क्यों? क्योंकि इसमें क्यू तो बहुत सारा है ना, ढेर सारा, इनफाइनाइट चार्ज है। तो इस वजह से हमने कहा था कोई ऐसा कंपोनेंट क्यू की जगह पर रखना है जो अनचेंज हो, जो बदल ना रहा हो। तो हमने कहा इसके लिए आपको कौन सा सरफेस चार्ज डेंसिटी बताई गई, कहा गया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आप यहाँ पे रख दो। तो हमने कहा ठीक है, क्या रख सकते हो? सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो अगर हम यहाँ पे ए देखें तो ए हमारा क्या है? टोटल सरफेस, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया हम हर जगह एस ले रहे हैं, तो यहाँ पर एस ले लेंगे। तो ये सिग्मा एस बराबर क्या आ जाएगा? क्यू। सिग्मा एस बराबर क्या आ जाएगा? क्यू। अब आ जाओ यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या लग दो कि सिग्मा एस। यहाँ पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन फर्स्ट में इसको मान सकते हो आप। यहाँ पे आपको रख देना है सिग्मा एस, तो हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या लिखा है? 2 एस। एस एस ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब तो ये जो है ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इन दोनों में कोई ऐसा कंपोनेंट जो ऐसा लग रहा हो कि चेंजिंग कंपोनेंट हो, यहाँ पे सिग्मा है या एप्सिलॉन नॉट हो, ये दोनों में से कोई ऐसा नहीं जो चेंज हो रहा। सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है। सिग्मा कांस्टेंट मतलब पूरी सरफेस के लिए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू यही बेटर है, यही हम कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया हमारा कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज वो है, सॉरी, इनफाइनाइट थिन प्लेन है, उसके लिए हमारा जो भी ये होगा, तो वो हमने क्या कर लिया, इसको हमने इसको फाइंड कर लिया, और हमारा आंसर क्या आया, जो हमारा निकल के आया वो E इज इक्वल टू क्या निकल के आया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ हमारा क्या? ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जो भी हमारी इनफाइनाइट प्लेन होगी, ये उसका जो है हमारा ये क्या हो गया? एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। जो भी हमने गॉसेस थ्योरम एप्लीकेशन यूज की, तो उसमें यह है, आप इसको नोट करें, क्योंकि आपके सामने नोट लिखा भी हुआ है, हमने ये समझा भी दिया, तब इसको नोट कर लें। उसके बाद हम आते हैं, फिर इसका एक नेक्स्ट एप्लीकेशन है, उसको देखते हैं। तो दूसरा हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज दैट स्फेरिकल सेल। एक हमारा जो है चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है, और उस स्फेरिकल जो सेल है उसी के कारण हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया है थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर विद सेंटर ओ। हमने ये मान लिया कि एक कोई जो है पॉइंट ओ है, और उससे एक रेडियस आर मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा एक जो है, ये हमारा स्फेरिकल है, ठीक है, रेडियस आर विद सेंटर ओ। लेट ए चार्ज प्लस क्यू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म ओवर द सरफेस ऑफ द सेल। तो इसके ओवर ऑफ द सरफेस सेल प्लस क्यू हमने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ, हाँ। और उसके बाद लिखा है ऑफ द सेल वी हैव ए कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सेल। इसके कारण हमको निकालनी थी जो फिर, तो केस फर्स्ट इसका हो जाता है कि एट एनी, देखो इसमें 3 केस हो सकते हैं। एक तो सरफेस पे आप सोच सकता है कि इस सरफेस पे ही फाइंड करनी पड़े, और एक पॉइंट इसके आउट में हो सकता है, एक्सटर्नल, आउट ऑफ द स्फेरिकल या आउट ऑफ द सेंटर से बोल सकते हो काफ़ी दूर, और एक वही जो है इसके इंटरनल पॉइंट पे हो सकता है इस सरफेस के। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने निकालना है एट एनी एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट पे हमको निकालना था, तो कुछ नहीं किया हमने, क्या किया? एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हमने एक पॉइंट P यहाँ पे कंसीडर कर लिया। हमने मान लिया, चलो इधर मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो, ठीक, ये मान लेते हैं P है एक पॉइंट, और यहाँ पे हमको फाइंड करना है। जब गॉसियन सरफेस को लगाना पड़े, मतलब गॉसियन जो थ्योरम है उसको लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस हमको यहाँ पे एक ड्रॉ करनी पड़ेगी। और गॉसियन सरफेस यहाँ पे स्फेरिकल से बेटर कौन सी हो सकती है? क्योंकि स्फेरिकल के लिए सिमेट्री स्फेरिकल ही हो सकती है, क्योंकि इसी की सिमेट्री, मतलब इसी की सिमेट्री हमको एक खींचना है। एक कोई भी ड्रॉ करो फिगर, तो जो इसी का सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक, कौन सी सरफेस? ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है पॉइंट P की फ्रॉम सेंटर, तो ये कितनी है? स्मॉल r है। तो यहाँ से पासिंग थ्रू पॉइंट P वी ड्रॉ ए स्फीयर दैट रेडियस इज r। ओके, और ये जो पॉइंट आपका होगा ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा, ये कह सकते हो ये जो है आउट ऑफ स्फीयर है, आउट मतलब बाहर। यहाँ पे जो है आपका सेंटर हो गया,
ये पॉइंट पी। तो यहाँ पे छोटा सा हमने मान लिया कि ये एक छोटा सा एरिया वेक्टर जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, ds है। और हमको एक चीज़ और पता है कि जो ये तुम्हारा चार्ज्ड है, इसके हमेशा स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा इसके आउटवर्ड होती है, पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड हमने इसको मान लिया, ठीक है। ये जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तुम्हारा चार्ज, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे फॉर्म होगा या ऐसा कुछ यहाँ पे अपना दिखाता है, जो भी तरीका है इसका यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे है, तो इसका जो यहाँ पे निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरीके से आती है। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वैसे बिल्कुल ये जो है सरफेस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड जरूर है, लेकिन ये ऐसे कुछ काम करेगा जैसा लगेगा कि ये सेंटर पे रखा हुआ है, पॉजिटिव प्लस क्यू। तो यहाँ पे चलो ठीक, ये हो गया ds, ये हो गया e। तो अगर हम यहाँ पे लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, कहाँ से पासिंग थ्रू, ये जो सरफेस है ds, पासिंग थ्रू सरफेस ds, यहाँ पे लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ds सरफेस लिखो, खाली ds लिख दो, पासिंग थ्रू ds। तो ds से जो पासिंग होने वाला क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो वो कितना है ये लिख लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, कुछ ऐसा है ई डॉट ds। लेकिन ई डॉट ds है तो यहाँ पे ई और ds दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण तो ये हो जाएगा ई ds कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 लिख लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई हो जाएगा, और क्लोज इंटीग्रल होता है ds। क्लोज इंटीग्रल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज हर जगह लगा देते हैं कि ये टोटल सरफेस कितना होगा, सरफेस एरिया कितना होगा, ये टोटल सरफेस एरिया इसका, भाई टोटल सरफेस एरिया किसका, इस जो हमारा ये तुम्हारा है, देखो ये टोटल सरफेस है, टोटल सरफेस, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा यहाँ पे देख लो, तो वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, फाई की जगह पे देखो लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉसेस लॉ इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बट ये क्यू यूनिफॉर्म तो है नहीं, मतलब एक कह सकते हो कि कांस्टेंट तो है नहीं क्यू, क्यू तो एक ऐसा स्फीयर, इसमें हमको पता नहीं कितना क्यू है, तो इस वजह से हम क्यू को हटाएंगे। तो क्यू की जगह पे क्या लिखें, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी, अभी आपको बताया गया था सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब ए क्या था, ए था आपका जो है, ए था एरिया, किसका एरिया होगा यहाँ पे, तो ए एरिया होगा इसका, क्योंकि चार्ज जहाँ पे है, चार्ज बाहर वाले पे थोड़ा ही है, चार्ज तो इस पे है, तो यानी इसका मतलब जिस पे चार्ज है चार्ज डेंसिटी तो वही हो सकती है। तो चार्ज तो जो ये अंदर वाला स्फीयर यहाँ पे है और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, तो इसका मतलब इस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कह सकते हो आप ई की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू आपकी निकल के यहाँ पे आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल के आएगी ई की वैल्यू, ये निकल के आएगी ई की वैल्यू एट द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ गॉसियन नहीं, सिर्फ स्फीयर, एनी स्फीयर ऑफ एनी स्फीयर, कोई भी स्फीयर है उसके एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर सेल, ये इसका जो है एप्लीकेशन भी हो जाता है गॉसेस थ्योरम का। अब ये तो केस फर्स्ट था। अब इसमें हमने कहा कि सपोज ये वाला पॉइंट P, जो पॉइंट P है ये आउटसाइड या कह सकते हो एक्सटर्नल पॉइंट पे ना हो, ये ऑन द सरफेस हो, ये जो आपकी स्फीयर है ना ऑन द सरफेस हो, तो इस केस में आपका होगा सेकंड केस ले लगते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।
तो देखो सेकंड केस सेकंड, तो केस सेकंड में आपको लिख लेना है केस सेकंड में एट द कहाँ पे, सरफेस। ये जो आपका होता है एट द सरफेस, यानी ये आपका सरफेस ऑफ सेल, जो भी सरफेस है सेल की उसके ऊपर एट द सरफेस पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा जो भी आपका पॉइंट P है वो यहाँ पे है। कहाँ पे है, इस सरफेस पे है। तो इस सरफेस पे है तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, यहाँ पे कर देंगे कि जो R है यहाँ पे लिख सकते हो सो वी या कह सकते हो सीधा सा कि जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा जो भी आपका R है, इन दिस केस R इज इक्वल टू स्मॉल r, जो क्योंकि इस केस में जो कैप स्मॉल r था वो R आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाओ आप, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा, देन E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R स्क्वायर अपॉन R की जगह पे लिख दो R स्क्वायर, क्योंकि ये भी R हो गया वो भी R हो गया, तो इस केस में ये कट जाएगा। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो, क्योंकि जब ये एट द ऑन द सरफेस बोल सकते हो कि ऑन द सरफेस ऑफ सेल, जो भी सरफेस है उसकी सेल पे जब हम फाइंड करते हैं तो सिग्मा अपन क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं एक इंटरनल पॉइंट देख लेते हैं, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर थर्ड होगा। अब ये बात कर रहे हैं एन एक्सटर्नल, कोई भी हमारा पॉइंट है वो कहाँ पर है, अब ये जो है एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ से देखो, इसके अंदर आर डैश मान लेते हैं, इसके अंदर कोई एक पॉइंट है और इसके अंदर जो पॉइंट है वहां पे हमने मान लिया कि ये क्या है, हाँ ठीक, यहाँ पे हमने स्मॉल ए आर डैश डिस्टेंस मान ली। अच्छा, इस केस में एक चीज़ हमको ये लग रहा था कि देयर आर नो चार्ज, कोई भी इसमें चार्ज नहीं, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। और अगर इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो इस केस में हमारा मानना होगा कि यहाँ पे फाई ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों भाई, अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब फाई ए की वैल्यू 0, और जब फाई ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो भी ई आएगा वो 0 आएगा। इन दिस केस फाई ई इज इक्वल टू, सॉरी ई इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 0 या कह सकते हो फाई इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये इंटरनल पॉइंट है, और इंटरनल पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कि कोई चार्ज नहीं। जब कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया, ठीक है। जो भी पॉइंट होगा अंदर उसमें इस केस में आपका जो है 0 हो जाएगा। आप कोई भी पॉइंट इसके अंदर ले लो, उन दोनों केस में जो भी केस होता है उसमें आपका जो है। तो ये दो एप्लीकेशन, जो 3 एप्लीकेशन पढ़े हैं, इम्पोर्टेंट है एज ए एग्जाम पॉइंट देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें से कोई ना कोई एक एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम में तो आना ही आना है। क्लास 12 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए पूरा वीडियो वॉच करें, और वॉच करने के बाद आपका ये एक ऐसा डेरिवेशन है जो आपको कई जगह काम आएगा। मतलब यही नहीं कि आप यूपी बोर्ड में ही यूज़ कर सकते हैं, कई जगह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका यूजेस है। जो जेईई मेंस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी गॉसेस थ्योरम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमारा वीडियो जो हमने आपको ये कम्प्लीटली बताया है, ये चैप्टर तो आज से क्लोज्ड होता है, और इस कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो हम आपके सामने लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनको हम बताएंगे। तो न्यूमेरिकल का जो तरीका होगा वो बेहद अच्छा आपको लगेगा। तो मेरा मानना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे अपडेट मिल पाएंगे। और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको जब तक हमारे अपडेट नहीं मिल पाएंगे तो आप हमारे वीडियो कंटिन्यू वॉच नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको न्यूमेरिकल अगर आसानी से लगाना आप चाहते हैं, या आप चाहते हो कि हमको आसानी से आए, तो न्यूमेरिकल वाले वीडियो ज़रूर देखें। तो इस वजह से हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।